का जो टॉपिक है वो क्या बनता है? नवपाषाण काल। याद रखिएगा, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी गई है। नवपाषाण काल को अगर नवपाषाणी क्रांति की संज्ञा दी गई, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मुद्दा हो, चाहे वो इकोनॉमी का मुद्दा हो, हर मामले में मानव ने यहाँ पे क्या की? बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है। यही वजह है कि नवपाषाण काल को हम क्या कहते हैं? नवपाषाणी क्रांति का काल कहते हैं। चूंकि इस दौर में सामाजिक स्तर पे क्रांति हुई, परिवार रूपी संस्था का डेवलपमेंट इस दौर में, परमानेंट सेटलमेंट का आगमन इस दौर में, मानव पशुपालक से उत्पादक बन गया। कब? इसी काल में। इसी काल में हम देखते क्या है? वस्त्र निर्माण कला का डेवलपमेंट। मध्यपाषाण काल की विशेषता वस्त्र निर्माण नहीं है। वहां मानव हो सकता है वृक्ष का छाल पत्ते से शरीर ढकता हो, कपड़े का निर्माण नहीं होता होगा, लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू हो गया। एक जगह पर झोपड़ियां बनने लगी, बस्ती और ग्रामीण संस्कृति का डेवलपमेंट हो गया। इसी काल में हम देखते क्या है? कुछ नवीन टेक्नोलॉजी का आगमन, मिट्टी के बर्तन बनने लगे। पहले हाथ से बनते थे, बाद में चाक से बनने लगे। तो चाक का आविष्कार किस काल की विशेषता? नवपाषाण काल की विशेषता। तो ये तकनीकी क्रांति का दौर है, ये आर्थिक क्रांति का दौर है, सामाजिक क्रांति का दौर है। यही वजह है कि नवपाषाण काल को क्या कहा गया? नवपाषाण कालीन क्रांति का दौर कहा गया। ठीक है। नवपाषाण काल कब से कब तक? एक चीज सोचिए, पहले सोच लीजिएगा कि नवपाषाण काल का मेन फीचर कृषि है। कहा जाता है पूरे विश्व में इसी दौर में कृषि की शुरुआत हुई, लेकिन कोई एक्यूरेट टाइम पर हर जगह कृषि नहीं आया। अलग अलग हिस्से में, अलग अलग दौर में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। जनरली नियोलिथिक एज में अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में और वो विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, तो अबाउट नील नदी घाटी क्षेत्र में कहा जाता है 8500 वर्ष पहले, 9000 वर्ष पहले गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हो गई थी। पश्चिमी एशिया, दजला फुरात नदी घाटी का क्षेत्र, टर्की, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन का जो एरिया है, कहा जाता है कि अबाउट 8500 8000 वर्ष पहले वहां के लोगों ने जौ और गेहूं की खेती शुरू कर दी। भारतीय उपमहाद्वीप में अपवाद के रूप में अगर हम देखें तो 7000 वर्ष पूर्व लौरा द्वीप में धान की खेती प्रारंभ हो। 6000 बीसी के आसपास हम देखते क्या है? मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में क्वेटा का एक हिस्सा है, वहां गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हो। लेकिन संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में अगर हम कृषि की बात करें तो मोटे तौर पे देखते हैं 3000 वर्ष पूर्व के लगभग में संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में कृषि के प्रमाण मिलने लगते हैं। साउथ इंडिया में थोड़ा और लेट से शुरू हुआ। हम देखते क्या वहां 2500 बीसी पूर्व ब्रह्मगिरी में रागी और कुल्थी की खेती हो रही है, या आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा रागी और कुल्थी की खेती हो रही। यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी कृषि की शुरुआत एक साथ नहीं हुई, अलग अलग हिस्से में हो रही है। इसलिए यहां पे हम देखते क्या है कि नवपाषाण काल के लिए अगर हम काल का निर्धारण करें तो अबाउट क्या कर सकते हैं? 5500 बीसी से लेकर 5500 से लेकर 3000 वर्ष पूर्व, है ना। अब इससे आगे भारत के कुछ हिस्से में ताम्रपाषाण काल चल रहा था, तो कुछ हिस्से में हम देखते क्या है? नवपाषाण काल कंटिन्यू कर रहा था। यानी 1500 बीसी तक साउथ इंडिया में देखें तो 1500 बीसी के बाद तक भी क्या? नवपाषाण कालीन प्रवृत्ति ही चल रही थी। ठीक है। इसलिए यहां पे कोई एक्यूरेट काल का निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन कॉमन रूप में 3000 वर्ष पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल माना गया। लेकिन साउथ इंडिया के कुछ हिस्से में ये आगे भी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। चलिए, अब अगर हम नवपाषाण काल को देखें तो ये दौर क्या है? होलोसीन फेज का दौर। मैंने पहले ही बताया वर्तमान मानव होलोसीन फेज में है। इसका मतलब नवपाषाण काल में भी क्या है? वातावरण मानव के लिए फेवरेबल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल तक आते आते कई प्रॉब्लम भी हुए होंगे, मानव के सामने कई चुनौतियां भी आई हुई और कई नवीन प्रवृत्तियों का डेवलपमेंट भी हुआ। चूंकि मध्यपाषाण काल के कई ऐसे साइट हैं जिसमें आप दमदमा महदाहा की बात कर सकते हैं, सिलबट्टा लोढ़ा का प्रमाण मिलना शुरू हो गया।
इसका मतलब है जंगली बीज को पीसने का काम होता होगा, घास को भी पीस के खाते होंगे, है ना। यानी कुछ जंगली बीज के बारे में जानकारी तो मध्य पाषाण काल में भी हो गई होगी, जो बाद में कृषिजन्य बीज के रूप में तब्दील हुआ होगा। ठीक है, आबादी में भी बढ़ोतरी हुई होगी, शिकार की प्रवृत्ति थी, क्षेत्र विशेष में शिकार की भी कमी हो गई होगी। तो धीरे धीरे मानव बदले हुए परिस्थिति में क्या किया, मानव क्या हो गया, मानव इस काल में पशुपालक से क्या बन गया, उत्पादक बन गया। तो एक फीचर तो बिल्कुल क्लियर है कि नवपाषाण काल का जो वातावरण है वो मानव के लिए क्या है, फेवरेबल है, अनुकूल है। क्यों? चूंकि होलोसीन फेज का दौर है, इसलिए वातावरण गर्म है, मानव के लिए क्या है, फेवरेबल है। दूसरी बात ऐसे सोचिए कि इस दौर में मानव क्या बन गया, कृषक से उत्पादक बन गया। तो दूसरी जो विशेषता इस काल की बन रही है वो क्या बन रही है, कृषि। ठीक है, कृषि कहने का मतलब मानव इस काल में पशुपालक से क्या बन गया, उत्पादक बन गया, है ना। या दूसरे शब्द में कहें तो नवपाषाण काल में पशुपालन और कृषि क्या बन गया, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया, है ना। इसके पहले तक आप अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ रहे थे, अब यहां पे अर्थव्यवस्था का क्या बन गया, आधार बन गया। कृषि है तो बचत का भी कंसेप्ट है ना। तो अर्थव्यवस्था का क्या बना, आधार बन गया। मतलब पशुपालन की प्रवृत्ति भी है और कृषि की भी प्रवृत्ति है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या इस काल में कृषि जो आया क्या हल बैल आधारित था? नहीं, याद रखिएगा इस काल में कृषि हल बैल आधारित नहीं है। कहा जाता है इस दौर में जमीन को साफ करते थे, कहीं कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूम कृषि चल रहा था, तो कहीं कहीं हो टेक्नोलॉजी बेस्ड कृषि चल रहा था। चूंकि हल बैल आधारित खेती ये ताम्रपाषाण काल की विशेषता है। ठीक है, तो कृषि हल बैल आधारित नहीं है, लेकिन कृषि के प्रमाण संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, बता रहा हूं। अब इसका जो फर्स्ट जो महत्वपूर्ण फीचर बन रहा है वो क्या बन रहा है, पहला महत्वपूर्ण फीचर नवपाषाण काल का क्या, कृषि। कृषि और पशुपालन हमने बताया क्या, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। पशुपालन जो मध्य पाषाण काल में चल रहा था, यहां भी पशुपालन कंटिन्यू चल रहा है। और लगभग नवपाषाणिक साइट, चाहे वो मेहरगढ़ हो, चाहे वो चौपानी मांडे हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश बेलन घाटी का कोलडेहबा हो, हर जगह से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब देखना है कि कृषि का अगर इस दौर में आगमन हुआ तो कृषि हल बैल आधारित है, नहीं है, याद रखिएगा। तो इस काल में कृषि क्या है, कृषि हो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, तीसरी बात, अगर इस काल में कृषि के प्रमाण हैं तो कृषि के प्रमाण कहां से मिल रहे हैं? याद रखिएगा, अभी तक क्वेश्चन बनता रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम कृषि बस्ती का प्रमाण, या कभी कभी क्वेश्चन बना वो कौन सा स्थल है जहां से पशुपालन और कृषि दोनों के प्रमाण मिलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ जो बोलन घाटी में है, बेलन घाटी नहीं, बोलन घाटी में है, कहां, बलूचिस्तान, मध्य बलूचिस्तान का क्वेटा क्षेत्र। मेहरगढ़ से आखेटक से पशुपालक, पशुपालक से कृषक, कहा जाता है कि इस रूप में मानव के डेवलपमेंट के प्रमाण मिलते रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक यह पता था कि मेहरगढ़ ही भारत का प्रथम कृषि बस्ती का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अबाउट 6000 वर्ष पहले वहां के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो एक साइट है उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, लहुरा देव। ये लहुरा देव कहां, संत कबीर नगर, कहां है, इलाहाबाद क्षेत्र में है। और यहां पे अबाउट 60,000 वर्ष पूर्व, कुछ इतिहासकार तो इससे पहले का भी मान रहे हैं क्या, धान की खेती। कहा जाता है कि धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण विश्व में कौन है, लहुरा देव। अब अगर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण तो क्या हो जाएगा,
लहुड़ा देव। दूसरी बात, एक साइट है, याद रखिएगा, मेहरगढ़, खूब क्वेश्चन पूछता है। मेहरगढ़ साइट कहां, भारतीय उपमहाद्वीप के किस हिस्से में? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एक एरिया है क्या, क्वेटा, है ना। ये मेहरगढ़ ब्रेड बास्केट के नाम से फेमस है, ठीक है, इसे ब्रेड बास्केट भी कहा गया। और याद रखिएगा, इस मेहरगढ़ का संबंध नवपाषाण काल से है। आगे ताम्रपाषाण काल में भी सांस्कृतिक विकास होता रहा और आगे ये कांस्य युग से, हड़प्पा सभ्यता से भी रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, कौन सा साइट जिसकी सभ्यता नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्य युग से, हड़प्पा सभ्यता से, तो कौन हो जाएगा? मेहरगढ़। अब याद रखिएगा, ये मेहरगढ़ के लोग कृषक हैं। ये गेहूं, जौ, मटर, मसूर इत्यादि की खेती करते हैं। बाद के चरण में तो यहां से बेर की खेती का भी प्रमाण मिल जाता है, अंगूर की खेती का प्रमाण मिल जाता है, खजूर की खेती का प्रमाण मिल जाता है, ठीक है। और आप याद कीजिएगा, जब सांस्कृतिक डेवलपमेंट के दौर में, ये ताम्रपाषाण काल के अंतिम दौर में आता है, तो यहां के लोग कपास की भी खेती कर रहे हैं। यानी अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां सबसे पहले कपास की खेती, मेहरगढ़ हो जाएगा, है ना। तो अभी कपास को छोड़िए, यहां पे कपास नहीं है, नवपाषाण काल का वो प्रोडक्ट नहीं है। तो बलूचिस्तान, मेहरगढ़ क्या है? ये भी भारत में प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण, यानी लहुड़ा द्वीप के बाद अगर कोई साइट है तो मेहरगढ़ है, जो उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए एक और देखते हैं, दो साइट। ये साइट काफी फेमस है, जिसको ध्यान रखिएगा। नवपाषाण काल का मेन फीचर कृषि है, इसलिए क्वेश्चन पूछने की संभावना कृषि से ही बनती है, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर देखें, एक और साइट है, कहां? बेलन घाटी में। बेलन घाटी कहां? याद कीजिए, आपने पढ़ा है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी की सभ्यता पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल से। बेलन घाटी में एक साइट का नाम है कोलडीहबा, और बेलन घाटी क्षेत्र में एक साइट का नाम है चौपानी मांडो। दोनों जगह से हम देखते क्या है? धान की खेती का प्रमाण, है ना। चौपानी मांडो से मिट्टी के जो बर्तन मिले, उसमें धान की भूसी और पुआल का भी साक्ष्य देखने को मिल जाता है। और अबाउट कहा जाता है कोलडीहबा में 5500 वर्ष पूर्व यहां भी क्या हो रही थी? धान की खेती हो रही थी। ध्यान रहेगा। चलिए, अब अगर बीपीएससी दे रहे हैं, तो बीपीएससी दे रहे हैं तो कुछ साइट बिहार का भी है, जो नवपाषाण काल का काफी फेमस साइट है। जैसे सारण में एक साइट है चिरांद, याद रखिएगा। चिरांद जो साइट है, इसकी संबद्धता याद रखिएगा नियोलिथिक एज से भी है, और आगे सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ, इसकी संबद्धता ताम्रपाषाण काल से भी है। यानी चिरांद जो गंगा, सरयू, सोन के संगम पर स्थित था, इसकी संबद्धता नवपाषाण काल से, इसकी संबद्धता क्या? ताम्रपाषाण काल से। यहां लगातार सांस्कृतिक विकास के प्रमाण देखने को मिलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि नवपाषाण काल में चिरांद के जो लोग हैं, अबाउट 3000 वर्ष पूर्व ये धान, गेहूं, मूंग, मसूर, मटर, ये तमाम की खेती कर रहे हैं। यानी चिरांद उत्तम नवपाषाणी कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, बिहार का एक साइट है जिसका नाम है सेनुआर। सेनुआर ये आपका कैमूर क्षेत्र में है। इसकी भी संबद्धता नियोलिथिक एज से लेकर क्या ताम्रपाषाण काल तक। और ये सेनुआर बहुत बेहतर कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहां से चावल, बाजरा इत्यादि की खेती के प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। तो बिहार का साइट याद रखिएगा। बिहार में कौन? चिरांद। बिहार में कौन? आपका सेनुआर। ये क्या है? बेहतर कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऐसे चेचर भी है आपका पटना के पास,
एक साइट है मनेर, ये भी नवपाषाणिक साइट है, ठीक है। लेकिन जनरली क्वेश्चन अगर बनता है तो चिरांद और सेनुआर को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या हुआ, बेहतर कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। कौन? तो लहुरादेव, मेहरगढ़, कोल्डिहबा, चिरांद, सेनुआर। अब साउथ इंडिया की भी हम थोड़ा सा बात कर लें तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दीजिएगा। साउथ इंडिया में नवपाषाणिक प्रवृत्ति थोड़ा लेट, कृषि की शुरुआत बाद में होती है। तो साउथ इंडिया में एक साइट का नाम है ब्रह्मगिरी। कहाँ? कर्नाटक में। लिख लीजिएगा, रागी और कुल्थी, जिसको आप हॉर्स ग्राम कहते हैं, कुल्थी की खेती का क्या प्राचीनतम प्रमाण कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व यहां के लोग क्या कर रहे हैं, रागी और कुल्थी की खेती कर रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार साउथ इंडिया में नागार्जुन कोंडा, कहां? आंध्र प्रदेश। यहां के लोग भी रागी की खेती कर रहे हैं और कुल्थी की खेती कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा याद रखिएगा, फर्स्ट कृषि बस्ती, धान की प्रारंभिक खेती का प्रमाण लहुरादेव को याद रखना है। ब्रेड बास्केट के नाम से फेमस कौन है? मेहरगढ़ को याद रखना है। ये दो साइट कृषि के लिए काफी फेमस है। बिहार में चिरांद को याद रखिएगा कि चिरांद में धान, गेहूं, जौ, मूंग, मसूर सभी की खेती और चिरांद की सभ्यता किससे? दो पीरियड से, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ, उसकी सभ्यता कहां से है? ताम्रपाषाण काल से भी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं तो क्या, टूल्स। अब आप ऐसे सोचिए कि इस काल में अब कृषि हो रहा है, कृषि हो रहा है तो पुराने टूल्स से तो कृषि होगी नहीं। इसका मतलब है उपकरण औजार के क्षेत्र में परिवर्तन आ गया होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि शिकार की प्रवृत्ति खत्म हो गई, शिकार की प्रवृत्ति चल रही है, पशुपालन की भी प्रवृत्ति चल रही है। अगर शिकार और पशुपालन की प्रवृत्ति चल रही है, इसका मतलब पॉलियोलिथिक एज और मेजोलिथिक एज में जो भी उपकरण औजार चल रहे थे, तो इस काल के उपकरण औजार नवपाषाण काल में भी क्या होंगे? चलेंगे, ठीक है। क्योंकि शिकार और पशुपालन की प्रवृत्ति है तो जाहिर सी बात है नवपाषाण काल में पुरुष यही काम करता होगा, महिलाओं ने कृषि कार्य को अंजाम देना शुरू किया होगा, ठीक है। यानी श्रम विभाजन का कंसेप्ट भी पहली बार कब आया होगा? नियोलिथिक एज में ही आया होगा, ठीक है। तो ये उपकरण औजार पुराने भी चल रहे थे, लेकिन चूंकि नवीन परिस्थितियां हैं, कृषि कर्म की शुरुआत हुई है, इसलिए क्या हुआ, अब इस काल में कृषि उपकरणों का निर्माण भी क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। यानी कुछ नवीन उपकरण बनने लगे। जैसे आप बात क्या कर सकते हैं, हंसिया, कुदाल, खुरपी, है ना, स्कंधित कुठार, है ना, सुआ इत्यादि का निर्माण शुरू हो गया, है ना। और जो ये उपकरण औजार बन रहे हैं, ये उपकरण औजार किस चीज के बन रहे हैं? तो याद रखिएगा, रॉ मटेरियल वही है, स्टोन है, क्या है? बोन है, एंटाइसर है, और क्या है? वुड है। यानी पशु सिंग, हड्डी इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा है, पाषाण का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस काल तक आते आते जनरली क्या हुआ, कुछ कलात्मक उपकरण बनने लगे, पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, सुंदर चकमक उपकरणों के डेवलपमेंट शुरू हो गए, चकमक पत्थर का इस्तेमाल शुरू हो गया, और उपकरण मतलब कि हल्का हो और उपयोगी हो। चूंकि उपकरण निर्माण में उपयोगिता का ख्याल रखा गया, तो उपकरण के साथ अटैच किया गया, किसको? मूठ को अटैच किया गया लकड़ी के रूप में या हड्डी के रूप में। तो इस काल के उपकरण औजार भी जो है, इस काल की विशेषता है। चूंकि नवीन प्रवृत्ति के तहत क्या हुआ, उपकरण का डेवलपमेंट हुआ। अब अगर पूछा जाए क्या ऐसे उपकरणों के प्रमाण लगभग हर जगह से मिलेंगे, जहां भी कृषि है वहां उपकरण मिलेंगे, मानते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा साइट है जहां पे हम देखते क्या है, पशु श्रृंग के उपकरण के प्रमाण मिलते हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल है जो याद रखिएगा, बिहार का चिरांद। चिरांद से जो उपकरण औजार मिले हैं वो स्टोन बेस्ड भी है। पूरा पाषाणिक स्टोन जो चल रहा है, क्वार्ट्ज, कैल्सिडोनी, उस पर भी आधारित उपकरण है। लेकिन चिरांद से क्या सर्वाधिक मात्रा में
पशु श्रृंग आधारित क्या उपकरण के प्रमाण मिले, है ना। साथ ही साथ हड्डी के सुआ का प्रमाण मिला, हड्डी के पीन का प्रमाण, हड्डी के कंघी का प्रमाण। आप मान सकते हैं अगर हड्डी का सुआ मिल रहा है इसका मतलब वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू हो गया। हो सकता है पशु चर्म से ही वस्त्र का निर्माण करते हो, लेकिन वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का द्योतक है क्या, यह हड्डी का सुआ जो उपलब्ध है। नेक्स्ट देखा जाए, और उपकरण औजार का प्रमाण कहां से, लिख लीजिएगा। चिरांत, मेहरगर, चौपानी मांडो, है ना। लगभग हर जगह से उपकरण औजार के प्रमाण मिलते हैं। यहां पे मुख्य रूप से ध्यान देना है कृषि पे, है ना, और कृषि टूल्स पर। और उपकरण के निर्माण के टेक्नोलॉजी के रूप में अगर सुंदर बना रहे हैं, उपयोगी बना रहे हैं, मतलब पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस काल में अब आवास प्रवास अगर देखा जाए, आवास प्रवास अगर देखा जाए तो लिखिएगा संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से, यानी भारत के तमाम क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिलता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिलता है और एक्सट्रीम साउथ से भी मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिलता है। कैसे कर सकते हैं, साउथ में केरल में एक साइट का नाम है पोरकालम, यहां से भी नप्पासानिक संस्कृति का प्रमाण मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में असम में एक साइट है दियोजली हेडिंग, है ना, सरू तरु, पहाड़ी ढलान पे आवास का प्रमाण, भवन का प्रमाण, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रमाण मिल रहा है। इसका मतलब है कि नप्पासान काल में संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर रूप में कह सकते। और इस दौर में क्या हुआ, इस दौर में भवन और बस्तियां बनने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम्य जीवन की शुरुआत हो गई। ग्राम्य जीवन की शुरुआत, इसी को आप क्या कह सकते हैं, अस्थाई जीवन यापन की शुरुआत, है ना। परमानेंट सेटलमेंट किस काल की विशेषता, नप्पासान काल की विशेषता। चूंकि एक स्थान पे कृषि कर रहे हैं, वन्य बीज को कृषि जन्य बीज के रूप में तब्दील किया, जमीन को साफ किया, लगाया। अब फसल होने में टाइम लगेगा तो एक स्थान पे रुक कर रहना है, तो एक स्थान पे रहना है तो एक ही जगह पर झोपड़ियां बनी होंगी। क्या हुआ होगा, ग्राम्य संस्कृति का डेवलपमेंट हो गया। एक ही जगह पर है, आपस में इंटरेक्शन हुआ होगा तो लघुत्तर सामाजिक इकाई के रूप में क्या, परिवार रूपी संस्था का भी डेवलपमेंट हो गया होगा। ये तमाम डेवलपमेंट क्यों, कृषि के कारण। तो कृषि के कारण हम देखते क्या है, नप्पासान काल में ग्राम्य जीवन की शुरुआत हो गई। नप्पासान काल में क्या हुआ, परिवार रूपी संस्था का डेवलपमेंट हो गया, परमानेंट सेटलमेंट आ गया। और इस दौर में मानव जो भवन का निर्माण करता है वो सामान्य तौर पे क्या, मिट्टी, घास फूस, बांस, सरकंडा इत्यादि से भवनों के निर्माण शुरू हो गए। जैसे याद कीजिए चिरांद, चिरांद से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण पर्याप्त रूप में देखने को मिलते हैं, जो मिट्टी, सरकंडा और बांस पे आधारित है। ठीक है, इसी प्रकार बेलन घाटी में चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से भी हम देखते क्या है, झोपड़ियों या भवनों के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चिरांद से भी भवन का प्रमाण, और क्या आप चौपानी मांडो से भी भवन का प्रमाण मिलता है। अभी मैंने बताया दियोजली हेडिंग, पहाड़ी ढलान पे आवास का प्रमाण मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस काल में ये तमाम प्रकार के डेवलपमेंट हैं। ग्राम्य जीवन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। लघुत्तर सामाजिक इकाई के रूप में क्या हुई, परिवार रूपी संस्था का आगमन हो गया। अब ऐसे सोचिए कि अगर इस दौर में मानव कृषि कर्म कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन को सुरक्षित रखने की भी प्रवृत्ति है। और या अनाज हुआ, अनाज को पकाकर खाना है तो कैसे पकाया जाए, तो इस आवश्यकता की आपूर्ति के लिए इस काल की विशेषता क्या हो जाती है, मृद भांड या बर्तन निर्माण।
ये मृदभांड और बर्तन नवपाषाण काल की विशेषता है। याद रखिएगा, नवपाषाण काल का कुछ ऐसा भी दौर था जिस दौर में मिट्टी के बर्तन नहीं थे, इसलिए वैसे काल को एसेरामिक नियोलिथिक एज कहा गया। चूंकि शुरुआती दौर में बर्तन नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में मिट्टी के बर्तन बनने लगे तो क्या कहा गया, सेरामिक नियोलिथिक एज। यानी बर्तन के आधार पर नवपाषाण काल को दो पार्ट में बांटा गया। क्या? एक मृदभांड रहित नवपाषाण काल एसेरामिक नियोलिथिक एज, दूसरा मृदभांड सहित नवपाषाण काल यानी सेरामिक नियोलिथिक एज। और याद कीजिए, शुरुआती दौर में अगर मिट्टी का बर्तन बना होगा तो निमेटिव के कारण टूटने की प्रवृत्ति, हाथ से बना हुआ बर्तन अनगढ़ा बना होगा, तो लोगों ने क्या किया, चाक का आविष्कार किया। अब व्हील मेड बर्तन थोड़े बड़े बने, सुंदर बने, उसे आग में पकाया गया, कलरफुल किया गया। इसका मतलब है कि नवपाषाण काल में मृदभांड और बर्तन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया, और जो बर्तन बना वो कैसा बना, हस्त निर्मित, और बाद के दौर में क्या बना, चाक निर्मित, है ना। दोनों प्रकार के बर्तन बनने लगे। अगर चाक निर्मित बर्तन बन रहा है तो बर्तन सादे भी बने, बर्तन क्या बने, रंगीन चित्रित भी बने। यानी ऐसे ढेर सारे बर्तनों के प्रमाण अलग अलग हिस्सों से मिलने शुरू हो जाते हैं। कैसे कर सकते, कहां से ऐसा बर्तन मिल रहा है? याद कीजिए, चिरांद, चिरांद से रेडवेयर लाल मृदभांड, ब्लैकवेयर काला मृदभांड, या चमकीला लाल बर्तन, या आप कह सकते हैं ज्यामितीय डिजाइन वाला बर्तन। यानी बर्तन पर ज्यामितीय डिजाइन का अंकन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन का अंकन, यानी रंगीन और चित्रित बर्तनों के निर्माण होने लगे। तो पूछा जाएगा चाक का आविष्कार, कुम्हार के चाक का आविष्कार कब? तो नवपाषाण काल में। ध्यान रहेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पटना के पास एक साइट है मनेर। मनेर से भी क्या, लाल लाल काला ऐसे मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं। किस फेज के? नवपाषाणिक चरण से। तो पटना के पास मनेर, ये भी नवपाषाण काल का साइट। यहां से भी क्या देखते हैं, मिट्टी के बर्तन का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो मेहरगढ़, कहां, चौपानी, मांडो, है ना, कहां, लहुरा देव, हर जगह से मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिल रहे हैं। रंगीन चित्रित अगर बर्तन है तो उसमें चटाई का छाप, डोरी का छाप बना हुआ है। तो ये नवपाषाण काल की विशेषता है, क्या, मृदभांड का निर्माण। ठीक है, चलिए। अब एक चीज, सॉरी मैं एक चीज भूल गया था, ध्यान नहीं रहा, मैं अभी फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, वहां पे नोट कर लीजिएगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे अस्थायी जीवन यापन और भवन पढ़ रहे थे, तो सामान्य तौर पे याद रखिएगा, भवन का जो निर्माण हर जगह हो रहा है, गोलाकार बल्गाकार झोपड़ी के रूप में मैदान के ऊपर, जमीन के ऊपर भवन का निर्माण कर रहे थे। लेकिन अक्सर क्वेश्चन पूछता है कहां से, दो साइट है, कश्मीर का एक साइट है बुर्जहोम, और कश्मीर का ही एक साइट है गुफकरल। गुफकरल को ही कहा गया केप ऑफ पोर्टर, कुम्हार की गुफा। ठीक है, और बुर्जहोम ये भुर्ज वृक्ष के आधार पर नामकरण हुआ कश्मीर श्रीनगर में। दोनों जगह के लोग क्या थे, कृषक थे। कहने का मतलब उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है नवपाषाण काल में बुर्जहोम और गुफकरल। यहां के लोग भी मतलब कि विभिन्न अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं, जौ, मटर, मसूर का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन यहां का जो भवन है बिल्कुल डिफरेंट है। यहां जो भवन है उसको कहा गया क्या, गर्ताबास, पिट ड्वेलिंग। ये जमीन के नीचे गड्ढा मतलब गड्ढा बनाकर क्या करते थे, झोपड़ी का निर्माण करते थे। तो गर्ताबास के लिए फेमस कौन है, बुर्जहोम। गर्ताबास के लिए फेमस कौन है, गुफकरल। ध्यान रखिएगा, जहां पे आपने भवन पढ़ा था, अक्सर क्वेश्चन भवन में जब भी बनता है तो बुर्जहोम से बनता है या गुफकरल से। क्वेश्चन पूछता है कौन सा नवपाषाणिक स्थल है जहां से गर्ताबास का प्रमाण मिला। ठीक है, जनरली आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा से भी ऐसा प्रमाण मिला, लेकिन वो सांकेतिक गर्ताबास है। एक्चुअल गर्ताबास का प्रमाण बुर्जहोम और गुफकरल से ही मिलता है। ठीक है, तो आपका मृदभांड हो गया, सब कुछ हो गया। अब बचा क्या, याद रखिए, अभी तक हमने पढ़ा था वस्त्र निर्माण की प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन नवपाषाण काल में वस्त्र निर्माण की प्रवृत्ति है। चूंकि आपने देखा चिरांद,
मेहरगढ़, कहाँ? आंध्र प्रदेश में एक साइट है उतनूर। ये हर जगह से हड्डी का, पाषाण का, सुआ का प्रमाण मिला। इसका मतलब है इस काल में पौधों के रेशों से, पशु के चमड़े से क्या होता होगा? वस्त्र का निर्माण होता होगा, कह सकते हैं। या बुर्जहोम से भी सुआ का प्रमाण मिल रहा है, बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, अब आइए, अब देखना क्या है, याद कीजिए पूरा पाषाण काल में मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति नहीं थी। मध्य पाषाण काल में पहली बार समाधान मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति एक रिचुअल्स के रूप में। नव पाषाण काल में समाधान की प्रवृत्ति कंटिन्यू कर रही है, यानी समाधान की प्रवृत्ति में क्या है? कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। यहां समाधान देखने को मिलता है किस रूप में? पार्शियल बरियल और फुल बरियल। कहने का मतलब पूर्ण समाधान और क्या? अंशतः समाधान, है ना। जैसे कहीं कहीं क्या हुआ है कि हड्डी को पहले मृतक को खुले में छोड़ दिया और बाद में उसके अस्थियों को जमा करके कलश में डालकर दफना दिया, यानी पार्ट वाइज किया। क्या हुआ? पार्शियल समाधान हो गया। दूसरा, मृतक मरा सीधे उसको दफना दिया, क्या हो गया? फुल बरियल हुआ। तो ऐसे दोनों प्रकार के समाधान देखने को मिलते हैं। तो इस काल में एकल समाधान, सिंगल बरियल, है ना, युगल समाधान, युग्म समाधान, ज्वाइंट बरियल, सामूहिक समाधान, कलश समाधान, ये तमाम प्रकार के मृतक को दफनाने की प्रवृत्तियां मिल रही हैं, यानी एक परंपरा के रूप में ये मौजूद है, यानी लोगों को जीवात्मावाद के बारे में जानकारी है। ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछता है क्या? बिल्कुल अलग तरीके के समाधान की प्रवृत्ति कहां देखने को मिलती है? तो इसमें लिख लीजिएगा, एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है कौन? बुर्जहोम। बुर्जहोम में हम देखते क्या है, यहां से स्वतंत्र पशु समाधान का प्रमाण मिला, यानी अगर पालतू पशु मर गया उसको भी क्या किया गया? दफनाया गया। लेकिन मैंने लिखा क्या है? स्वतंत्र पशु समाधान। इसका मतलब है कि पालतू पशु को भी दफनाया गया है और कहीं कहीं जंगली पशु के भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहां एक और प्रवृत्ति है क्या? अगर घर का मालिक मर गया तो मालिक के साथ पालतू पशु को दफनाने का प्रमाण, यानी मृतक के साथ पालतू कुत्ता को भी दफनाया गया है बुर्जहोम में। यह भी एविडेंस देखने को मिल रहा है। कहां से? बुर्जहोम से। तीसरी बात, समाधान के तहत कपाल क्रिया का प्रमाण, यानी कोई अगर मरा तो उसके बॉडी को 2-3 पार्ट में बांटकर अलग अलग भी दफनाया गया है ना। इसके भी प्रमाण मिले। याद कीजिए, आंध्र प्रदेश का एक साइट है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा से कलश समाधान का प्रमाण मिला। मृतक की अस्थियों को कलश में डाला और उसको दफना दिया। इस रूप में एविडेंस देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, एक क्या? भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक कृषि बस्ती का प्रमाण। दूसरा ध्यान रखिएगा, गर्तावास का प्रमाण कहां से? बुर्जहोम से और गुफकरण से। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेगा वो कहां से? चिरांद कहां अवस्थित है? किस नदी के संगम पर अवस्थित है? और चिरांद का मुख्य उत्पाद क्या है? क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। समाधान की प्रवृत्ति में क्वेश्चन पूछेगा, स्वतंत्र पशु समाधान कहां से? बुर्जहोम से। मालिक के साथ पालतू पशु को दफनाने का प्रमाण कहां से? बुर्जहोम से। लोग गर्तावास में रहते थे, गर्तावास का प्रमाण कहां से? बुर्जहोम से और गुफकरण से। पहाड़ी ढलान पे आवास का प्रमाण कहां से? नॉर्थ ईस्ट आसाम, दियोजली हेडिंग। उसी एरिया से शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, जहां से आपका क्वेश्चन बनने का चांस है या क्वेश्चन बनेगा, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और एक लास्ट, चूंकि चित्रकला की प्रवृत्ति पूरा पाषाण काल से ही देखने को मिलता है, तो नवपाषाण काल में भी चित्रकला की प्रवृत्ति क्या है? कंटिन्यू है। लेकिन मानव की एक्टिविटी बढ़ गई,
मानव की एक्टिविटी बढ़ी है, कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, शिकार की भी प्रवृत्ति है, ठीक है। ग्राम्य जीवन की शुरुआत हो गई, सामूहिकता की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है। इसलिए चित्रकला का सब्जेक्ट मैटर थोड़ा चेंज हो गया। क्या अब यहां पे भी शिकार या पशुपालन ये है, लेकिन साथ ही साथ कबीलाई टोली, कबीलाई नृत्य जैसे चित्र भी बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हमें याद रखना है इसके प्रमाण कहां से, फिशिंग का चित्र देखने को मिल जाता है। प्रमाण कहां से? ऐसे चित्रकला के प्रमाण कश्मीर में बुर्जहोम, मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, ठीक है। ऐसे चित्रकला के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, नप्पा संकाल। और मैंने जहां जहां पे बताया कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल की मूलभूत प्रवृत्ति क्या है? पशुपालन है। मध्य पाषाण काल की मूलभूत प्रवृत्ति क्या है? माइग्रेशन है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में बसाव हुआ। मध्य पाषाण काल में छोटे जानवरों का शिकार है, इसलिए वहां पे टूल्स टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होगा, वहां पशुपालन से क्वेश्चन होगा, पशु बारे से क्वेश्चन होगा, भवन निर्माण की कोशिश से क्वेश्चन होगा। चूंकि उसी दौर में पहली बार समाधान की प्रवृत्ति है, तो समाधान से क्वेश्चन होगा। इतना ही बनना चाहिए। या मानव किस फेज में था, होलोसीन फेज में था, क्वेश्चन बनेगा। नवपाषाण काल का मेन फीचर कृषि है, वस्त्र निर्माण है, समाधान में वेरिएशन है, ठीक है। भवन बस्ती निर्माण की प्रक्रिया है, मृदभांड का निर्माण है। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी के इर्द गिर्द बनेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम लोग आगे आप पढ़ेंगे क्या, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। और ताम्रपाषाणिक संस्कृति का दौर काफी लंबा है, अबाउट 3500 BC से लेकर 3500 वर्ष पूर्व से लेकर अबाउट कब तक, 1100 BC तक। ये पूरा का पूरा फेज ताम्रपाषाण काल का है। लोग पाषाण के साथ साथ धातु के रूप में तांबे का इस्तेमाल करते हैं, और इसी पूरे चरण में हम लोग ताम्रपाषाण काल को पढ़ते हैं। कांस्ययुगीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कांस्ययुग का दौर, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, और हड़प्पा सभ्यता की बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस पूरे क्लास मतलब चैप्टर को हम लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।